लगाइएगा पोटेंशियल डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर मेथड। पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, वोल्टेज डिवाइडर मेथड भी बोलते हैं, सेल्फ बायस मेथड भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बनाने के बाद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। RC, R1 R2 प्लस VCC आउटपुट इनपुट ये हो गया हमारे पास डायग्राम। डायग्राम बना लिया हो तो देखिए ज़रा प्लीज़। इसमें देखिए हमें क्या एनालिसिस करना है, सबसे पहले डीसी एनालिसिस करना है, और डीसी एनालिसिस करके किसकी वैल्यू पता करनी है, आईसी की वैल्यू पता करनी है और वीसीई की वैल्यू पता करनी है। और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। और ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो एक्टिव रीजन में रहे, ना तो कट ऑफ रीजन में ना ही सैचुरेशन रीजन में। ये हमारा टारगेट है, ठीक। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए डीसी एनालिसिस में हमारे पास एजम्पशन क्या रहते हैं, डायग्राम को हम रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने पे हमारे पास एसी सोर्सेज को क्या कर देंगे, ग्राउंड, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। आप प्लीज़ रीड्रॉ करिएगा। और ये कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर, ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास ये सर्किट रह जाएगा। इस सर्किट को भी अभी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये प्लस वीसीसी की जो सप्लाई आ रही है ना, ये दो पार्ट में जा रही है। प्लस वीसीसी इधर से भी कनेक्टेड हो रहा है और इधर से भी कनेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल अरेंजमेंट बनाते हैं कि प्लस वीसीसी इधर भी तो दे सकते हैं ना, दोनों सेम पॉइंट से दे दीजिए, या फिर समझने के लिए हमने अलग से प्लस वीसीसी इधर दे दिया, ठीक है। तो ये जो सर्किट होगा हमारे पास, ये वाला, इस सर्किट को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर देते हैं, सो दैट कैलकुलेशन जो है हमारे पास इजी हो सके। कैसे होगी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, कैसे चेंज करते हैं, R1 R2 ये ग्राउंड है प्लस VCC। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे R2 बेस पे जो वोल्टेज आएगा, बेस वोल्टेज क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ये VTH बोलो या बेस वोल्टेज बोल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये VTH होगा या VB होगा, ये किसके अक्रॉस होगा, R2 के अक्रॉस, VTH या फिर VB। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, एक तो VTH चाहिए, एक RTH चाहिए। VTH क्या होगा बताओ, वोल्टेज डिवीजन रूल, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। ये आ गया। तो ये हमारे पास हो गया VTH की वैल्यू, या VB लिख सकते हो, इसको आप अपनी इच्छा से जो भी लिखना चाहो। उसके बाद आपको और क्या चाहिए, RTH चाहिए। RTH के लिए रियलिटी में ये प्लस VCC का मतलब क्या होता है, आप बताइएगा जरा। प्लस VCC का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सोर्स कनेक्टेड है ना, वो DC सोर्स है, उसका पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो दूसरा टर्मिनल वो हमेशा जो भी किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो RTH निकालने का तरीका क्या होता है, RTH निकालने का तरीका ये होता है कि सोर्स इज ग्राउंडेड। सोर्स को क्या कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ग्राउंडेड करना, इज शॉर्ट सर्किटेड। इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये देखो ज़रा प्लीज़, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ठीक है, और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज RTH। RTH कितना होगा, ये
ऐसे नहीं करना कि आप ये सीरीज बोल दो, सीरीज नहीं है, रियलिटी में इसको इस तरह से घुमा के ले आओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। R1 पैरेलल R2, दैट इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो RTH को आप बेस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इफेक्टिव बेस रेजिस्टेंस RB। VTH को VB से शो करेंगे, RTH को RB से शो करेंगे। तो अल्टीमेटली आप कैसे बनाते हो थेवेनिन इक्विवेलेंट, इस तरह से हम यहाँ पे शो कर देंगे। देखिए ज़रा प्लीज़ कैसे बनेगा। यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट VTH की जगह VB या VTH लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है, VTH या VB, हम VB लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास RTH या RB, और कौन से करंट जा रही है इधर से, IB, ये बन गया इक्विवेलेंट। यहाँ से कौन सी, IC, यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल वोल्टेज क्या है, VB, और यहाँ पे कौन सी करंट है, IE, और IE की वैल्यू क्या होती है, IB प्लस IC, IB प्लस IC, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है RE, RC मत लिखना, RE, ठीक है। RC रेजिस्टेंस तो इधर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे RC बना दीजिएगा, अगर नहीं बना हुआ था ना तो आप बना दीजिएगा प्लीज़ RC, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, VC, वोल्टेज है VC, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें तो क्या पता करना, हमें तो पता करना है ऑपरेटिंग पॉइंट। उसके लिए IC की वैल्यू इनपुट लूप से निकाल देंगे और VC की वैल्यू आउटपुट लूप से निकाल देंगे। तो सिंपली वीडियो पॉज करके अगर आप इनपुट लूप और आउटपुट लूप की इक्वेशन लगा सकते हो तो ज़रूर लगाइए, इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसको चेक करिए हमारे साथ कि क्या सही आई है कि नहीं आई है। तो वीडियो पॉज करके पहले ये लिख दीजिए, फिर इक्वेशन लगाइएगा। देखिए ज़रा प्लीज़, तो हम क्या लगाएं, सबसे पहले इनपुट लूप, ये इनपुट लूप, ठीक है। IB की वैल्यू मिल जाएगी, इनपुट लूप, इक्वेशन क्या होगी, VB माइनस IB RB माइनस VB माइनस IE RE इक्वल टू 0, VB माइनस IB RB माइनस VB, IE की वैल्यू क्या है, IB प्लस IC। तो हमें तो पहले क्या निकालना है, IB की वैल्यू निकालनी है। IB की वैल्यू क्या होगी, IB की वैल्यू होगी VB माइनस VB माइनस IC RE अपॉन RB प्लस RC, ये होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास उसी तरह हम IC भी निकाल देंगे। IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा IB, ये हो गया। फिर हम क्या लगाएंगे, आउटपुट लूप लगाएंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाए। आउटपुट लूप के लिए इक्वेशन कहाँ से होगी, VCC से यहाँ तक, ग्राउंड तक। हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाना, ध्यान रखना, आप जो भी लूप लगाओ वो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लूप लगाइए, क्या आएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VC माइनस IB प्लस IC, IE को क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IC इंटू RE इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से VC इक्वल टू क्या लिख सकते हो, VCC माइनस ICRC ICRC प्लस RE माइनस IB RE। तो अल्टीमेटली हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एक तो IC इक्वल टू बीटा IB की वैल्यू मिल गई, एक VC की वैल्यू मिल गई। दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। देखो ऑपरेटिंग पॉइंट तो मिलना ही है, ठीक है। कैसे निकाल दिया, हमने निकाल दिया। अब बात ये है कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्टेबल रह पाएगा, उसके लिए किसको डिफाइन करना जरूरी है, स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करना जरूरी है। और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है किसी भी सिस्टम में, किसी भी बाइसिंग मेथड में हमारे पास कम से कम होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला जरा याद करिए, एस इक्वल टू कितना था, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। तो हम क्या करें, डेल IB अपॉन डेल IC निकालना है ना, क्या होगा, डेल IB अपॉन डेल IC, ठीक है। इसको डेल IB अपॉन डेल IC निकालें तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो तो
ये आई बी की इक्वेशन ये वाली है, इसको डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे पुट करके, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू आर सी, तो ये आएगा माइनस आर ई अपॉन आई सी के रेस्पेक्ट में आर बी प्लस आर ई। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ये आ जाएगा। सो स्टेबिलिटी फैक्टर ये बन जाएगा हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह हमारे पास न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि रियलिटी में वोल्टेज डिवाइडर मेथड, सेल पास मेथड या पोटेंशियल डिवाइडर मेथड ही हम यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल किसके ऊपर होंगे, इसी के ऊपर होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला। अब हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी फैक्टर को कम बनाना है, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो आ गया, कम कैसे बनाएं, तो इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट निकालते हैं। उसके लिए इसको अप्रोक्सीमेशन बनाना पड़ेगा। जैसे अप्रोक्सीमेट हमने कलेक्टर टू बेस बायस मेथड के लिए बनाया था, तो इसका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। एस इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, आर बी प्लस आर ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा आर बी प्लस आर ई 1 आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई कॉमन ले लीजिए, आर बी 1 प्लस बीटा प्लस आर ई 1 प्लस बीटा, यहाँ पे आर ई कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा, आर ई 1 प्लस बीटा प्लस आर बी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन करो, डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 1 प्लस बीटा टर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू हाई होती है। इसके बीटा किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई आर ई ग्रेटर देन आर बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर होगा आर बी 1 प्लस बीटा प्लस आर ई 1 प्लस बीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ई 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस बीटा तो कैंसिल आउट, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस बीटा आर बी प्लस आर ई अपॉन आर ई से डिवाइड कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो स्टेबिलिटी फैक्टर 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई। अल्टीमेटली आप समझिए ज़रा प्लीज़, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आया, 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई। हाउ द स्टेबिलिटी फैक्टर कैन बी मिनिमाइज्ड, उसके दो तरीके हैं, एक तो बेस रेजिस्टेंस कम से कम रखो और अमीटर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखो, अमीटर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ठीक है। बात कोई दिक्कत नहीं है, अमीटर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा वेरिएबल बनाना हो बनाओ, क्योंकि आउटपुट तो हम कहाँ लेना है, आरसी पे लेना है। आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। एसी एनालिसिस का सर्किट याद करो जरा प्लीज, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द आरसी, और आरसी क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो नहीं चेंज होगा इस बार, लोड रेजिस्टेंस को हम नहीं चेंज कर रहे हैं इस बार। तो किसको वेरिएबल बना रहे हैं, आरई को बना रहे हैं। कलेक्टर टू बेस बायस मेथड में हमारे पास गड़बड़ यही हो रही थी कि आरसी को वेरिएबल बनाना था, आरसी की वैल्यू हाई रखनी थी, लोड रेजिस्टेंस को हम चेंज कर रहे थे, इसलिए आउटपुट चेंज हो रहा था। यहाँ पे भले ही आप आरई को चेंज करो, लोड रेजिस्टेंस को तो चेंज करना ही नहीं है। इसका मतलब आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आरएल या आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आरसी। आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ आरई। आउटपुट का आरई के वेरिएशन से कोई लेना देना नहीं है। आरबी तो चलो बेस रेजिस्टेंस कम से कम रखेंगे, आरई के वेरिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो अच्छी बात है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर हम कैसे कम कर दें, कि आरबी की वैल्यू को घटा दें, आरई की वैल्यू को बढ़ा दें, ये बात हो गई। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, हमने आपको ऐसा भी बोला था कि भाई साहब ये लिख दिया हो तो इसको वीडियो पोस्ट करके लिख दीजिएगा। हमने आपको ऐसा भी बोला था कि क्या था कि अगर आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो कि आईसीयू अगर टेम्परेचर की वजह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना,
ICU बढ़ रहा है, तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो कि I भी घट जाए सो दैट IC हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे? देखते हैं कैसे हुआ। हो गया अरेंजमेंट, कैसे हुआ है वो देखते हैं। ये जो हमारा टारगेट था ये हमने अचीव कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास IC क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम होगी नहीं। कैसे, देखो ज़रा प्लीज़, एक बात समझिएगा। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, VE, अमीटर टर्मिनल पे वोल्टेज इज विद रेस्पेक्ट टू मेजर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं बोलूँ अमीटर वोल्टेज बताओ, तो एक टर्मिनल यहाँ रखोगे, दूसरा कहाँ रखोगे, ग्राउंड, तो अमीटर वोल्टेज क्या होगा, IE इंटू RE, यही होगा, IE इंटू RE। ठीक है, अब बात करते हैं काम की। ये कैसे हुआ, ये हमें ऑब्टेन करना है। देखो ज़रा प्लीज़, ऐसी बात है, IB क्या आया आपके पास, पहले तो ये बताओ। IB आया VB माइनस, फॉर्मूला देखेंगे प्लीज़, VB ऐसा ही आया था ना कुछ, माइनस IE RE। IE की वैल्यू क्या थी, IB प्लस IC, हमने वहाँ पर ऐसा ही लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा, या फिर IC RE लिख दो, अपॉन RB प्लस RE IC RE। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, IB इक्वल टू VB माइनस VB माइनस ये जो वोल्टेज है वो पूरा क्या है, VE लिख सकते हैं, VE अपॉन RB, ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अल्टीमेटली हमने VE की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, मुझे बताओ ज़रा प्लीज़। टेम्परेचर बढ़ता है तो ICU बढ़ता है, सही बात, ICU बढ़ता है। ठीक है, ICU बढ़ेगा इसका मतलब IC बढ़ता है, सही बात, 1 प्लस बीटा ICU, IC बढ़ता है। IC बढ़ने का मतलब IC बढ़ा दो, IB घटेगा, IB इक्वल टू VB माइनस VB माइनस IC RE अपॉन RB प्लस RE। IC बढ़ने का मतलब IB घटा दो, और IB घट गया इसका मतलब IC क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ा, ICU बढ़ा, लेकिन साथ में क्या हो गया, IB घट गया। IB घट रहा है, ICU बढ़ रहा है, अल्टीमेटली IC क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो हमारा टारगेट था वो ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, सो दैट IC इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। जितना वेरिएशन हमारे पास ICU के इंक्रीमेंट में हो रहा है उतना ही वेरिएशन हम क्या करते हैं, IB के डिक्रीमेंट में करते हैं, सो दैट IC इज ऑलवेज कांस्टेंट। और IC ऑलवेज कांस्टेंट रहने से हम वापस रिपीट करते हैं क्या होता है, अगर IC कांस्टेंट रहेगा तो IC स्क्वायर RC, पावर लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे, लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे तो हीट कांस्टेंट रहेगी, हीट कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसको हम इजीली एटमॉस्फेयर में क्या कर सकते हैं, उसको डिसिपेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं, सो दैट डिवाइस जो होगी BGT होगा वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है, कई बार यहाँ पे RE की जगह है ना एक करंट सोर्स लगा होता है, बस ऐसा करंट सोर्स लगा देते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं, कई सर्किट में आप देखना, ठीक है, वहाँ पे एक करंट सोर्स लगा देते हैं, ऐसा क्यों होता है, और उसी सर्किट को प्रेफर करते हैं। वाई ए करंट सोर्स इज कनेक्टेड एट द अमीटर टर्मिनल, ऐसा करंट सोर्स क्यों कनेक्ट किया, क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ढूंढ सकते हो, S इक्वल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर, वन प्लस RB अपॉन RE।
1 प्लस आर बी अपन आर। तो हमने बोला था स्टेबिलिटी फैक्टर को क्या करना है, कम से कम रखना है। उसके दो तरीके, आर बी बेस रेजिस्टेंस तो बेचारा कम होता ही, आर ई को बढ़ा दो, अमीटर रेजिस्टेंस क्या कर दो, हाई रख दो। अगर आप आर ई को रिप्लेस बाय ये करंट सोर्स, आर ई को रिप्लेस करते हो बाय ये करंट सोर्स, तो क्या होता है, करंट सोर्स में क्या होता है, आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या हो गया, आर ई कितना हो गया, इन्फिनिट हो गया। आइडियली आर ई कितना हो गया, इन्फिनिटी। और आर ई इन्फिनिटी हो गया तो स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियली कितना हो गया, 1 प्लस आर बी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 1 हो गया, केवल 1 प्लस 0 दैट इज 1। ये स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियली मिल जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई, ठीक है, अल्टीमेटली नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबिलिटी फैक्टर प्रैक्टिकली नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दैट दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी यूज। इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। तो हमने क्या किया, समराइज करते हैं। सबसे पहले टीसी एनालिसिस किया, ऑपरेटिंग पॉइंट पता किया, उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर का डेरिवेशन किया, पता चला कि आरबी को घटाओ आरई को बढ़ाओ। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सच में ऐसा कैसे होता है कि हमारे पास आईसीयू बढ़ता है तो आईबी घट जाता है, तो आईसी कांस्टेंट रहता है, उसको भी डिस्कस किया। और साथ ही साथ ऐसा भी डिस्कस किया कि भाई ये करंट सोर्स इज कनेक्टेड एट द मीटर टर्मिनल, रेजिस्टेंस को रिप्लेस क्यों कर देते हैं एक करंट सोर्स से। ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई आर ई इज रिप्लेस्ड बाई ये करंट सोर्स, ठीक। तो बिकॉज आर ई इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, आर ई इन्फिनिटी हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर इज नियरली इक्वल टू 1। सो स्टेबिलिटी फैक्टर नियरली इक्वल टू 1 या कम से कम जितना रहेगा उतना ही हमारे पास सिस्टम का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहेगा तो अच्छे से एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा और बीजेटी किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। दैट इज आवर टारगेट। ये कंप्लीट होता है हमारा इससे। लिखो जरा प्लीज फटाफट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंपनसेशन टेक्निक्स। कंपनसेशन टेक्निक का क्या मतलब है, कंपनसेशन टेक्निक का मतलब ये है कि ऐसी टेक्निक जो हमारे पास टेम्परेचर पैरामीटर जो भी वेरी हो रहे थे उन सबको कंपनसेट कर सके। यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि कंपनसेशन टेक्निक आर नॉट यूज टू स्टेबलाइज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज कर दो, स्टेबलाइजेशन के बाद हम कंपनसेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो कंपनसेशन टेक्निक केवल और केवल किसको हमारे पास कंपनसेट करेगा, टेम्परेचर पैरामीटर के वेरिएशन को कंपनसेट करेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए, कंपनसेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू ओनली compensate the temperature parameter variations, these techniques are not used for operating point stabilization. Therefore these techniques are used after stabilization process. इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर वेरिएशन जो है हम किसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहे थे, एक तो वीबी की वजह से हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वीबी वेरी होता था, एक हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आईसीयू वेरी होता था, और एक हमारे पास क्या होता है थर्मिस्टर कंपनसेशन एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो और एक हमारे पास बीटा का वेरिएशन भी होता था टेम्परेचर की वजह से। तो उस बीटा को वेरिएशन को तो हमने नेग्लिजिबल माना, नहीं कंसिडर करते हैं, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होता है। तो हमें मेनली किसके बारे में डिस्कस करना है, वीबीई और आईसीयू के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम टेम्परेचर कंपनसेशन सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएगा डायोड कंपनसेशन फॉर वीबीई। वीबीई की तरह हमारे पास यहाँ पर वीबी में जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। कैसे करते हैं, हमारे पास कौन सा डिवाइडर सर्किट यूज़ करोगे, पोटेंशियल डिवाइडर बायस मेथड यूज़ करते हैं। तो डायग्राम बना दीजिएगा मेनली उसका, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे डायोड लगा दीजिए सिंपली RD, और यहाँ पे कोई -VDD वोल्टेज लगा दीजिए। यहाँ पे डायोड वोल्टेज -+VD, ग्राउंड, यहाँ पे R1 R2,
RC प्लस VCC। डायग्राम बना दीजिए पहले, फिर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके बना दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इस R1 R2 को रिप्लेस करके एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बनाना है। तो यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाओगे, RB आ जाएगा यहाँ पर, बेस रेजिस्टेंस RB, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस VB, ग्राउंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे VB, ठीक है, यहाँ पे RE लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो RE हाई, RE एमीटर रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो लगा दीजिएगा। RE हाई लगाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तो लगा दीजिएगा। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे लूप लगाते हैं इनपुट साइड। प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं, लूप लगा के देखो ज़रा प्लीज़। VB माइनस IB RB माइनस VB माइनस IA RE प्लस VD इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे VB इक्वल टू ये VB माइनस VB माइनस IB RB माइनस VB। I को किससे रिप्लेस करें, IB प्लस IC से, RE प्लस VD इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, VB इक्वल टू IB कॉमन ले लीजिए, या IB इक्वल टू क्या होगा, VB माइनस VB प्लस VD अपॉन माइनस IB RE सॉरी IC RE अपॉन RB प्लस RE। देखो हम जब पोटेंशियल डिवाइडर मेथड करते थे वहाँ पर यही फॉर्मूला आता था, VB IB का एक्सप्रेशन, VB माइनस VB माइनस IC RE अपॉन RB प्लस RE। बस एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आई, डायोड वोल्टेज वाला प्लस VD आई, यही टर्म एक्स्ट्रा आई। तो इस टर्म एक्स्ट्रा आने से क्या फ़ायदा हो जाता है वो देखना हमें, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, एक बात समझिए, डायोड के अक्रॉस, डायोड फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो फॉरवर्ड बायस करोगे, या फिर यहाँ एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा डायोड वोल्टेज होगा। और डायोड वोल्टेज अगर मान लो कट इन वोल्टेज से पहले का है, तो डायोड वोल्टेज हमारे पास, डायोड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। बैरियर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट था, -2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट में बैरियर पोटेंशियल में 2.5 मिलीवोल्ट का डिक्रीमेंट होता है। तो यही बैरियर पोटेंशियल का कंसेप्ट हम कहाँ लगाते हैं, VBE पे लगाते हैं। तो अब देखो जरा प्लीज, हमें क्या करना है, ये जो BGT जिस मटेरियल का बना हुआ है उसी मटेरियल का डायोड बनाना है। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर जैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा हो, वैसा ही टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे ऊपर किस पे ऊपर, डायोड पे होगा। अगर दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो दोनों के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दोनों के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट सेम रहेगा और दोनों में वेरिएशन 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कैसा है, नेगेटिव इफेक्ट है, इसमें कैसा है, पॉजिटिव है। तो दोनों में वेरिएशन क्या होगा, अगर मान लीजिए इफ डेल, अगर दोनों सेम मटेरियल के बनाओ तो डेल VB बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल VD बाई DT डेल टी। मतलब जितना टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इसमें इफेक्ट आएगा उतना ही यहाँ पर भी इफेक्ट आएगा। इसमें पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, इसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। तो अल्टीमेटली ये टर्म एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। और IB इक्वल टू क्या बचेगा, इस IB इक्वल टू बच जाएगा VB माइनस IC RE अपॉन RB प्लस RE। अल्टीमेटली हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 1 प्लस RB अपॉन RE रहेगा अप्रोक्सीमेटली। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, VB का इफेक्ट किससे कंपनसेट कर दिया, डायोड के वोल्टेज से कंपनसेट कर दिया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण VB ज़्यादा चेंज हो रहा था उसका इफेक्ट खत्म हो गया। तो इस तरह से हम डायोड की मदद से VB को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मेथड। तो इसमें हमारे पास पहले वीडियो पोस्ट करके ये सारा लिख दीजिएगा, फिर फाइनली जो स्टेटमेंट लिखाते हैं वो लिखिएगा ज़रा प्लीज़। In this
In this method, if BJT and diode both are made from same material, there will be equal temperature effect and if del VB by del T equal to del VD by del T, ये वाला टर्म, then IB will be independent of VB variation due to the temperature effect, VBE variation due to the VBE variation due to the temperature effect। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला है डायोड कंपनसेशन फॉर ICU। अगले में कहाँ लगाएंगे देखते हैं। डायग्राम बनाएंगे प्लीज। RE यहाँ पे डायोड लगा देते हैं एक, यहाँ पे डायोड लगा देते हैं, डायोड D, यहाँ पे R1, ठीक है। यहाँ से बेस करंट IB जाएगी, यहाँ से मान लो I1 करंट आ रही है, यहाँ से जाएगी ID, डायोड करंट प्लस माइनस VD। तो देखिए जरा प्लीज यहाँ पर कैसा होने वाला है। तो हमारे पास क्या होता है, IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICU। ये जो ICU का टेम्परेचर की वेरिएशन से वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ICU वेरी हो रहा है। ये ICU बहुत कम वेरी होता है, लेकिन ये किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 प्लस बीटा से, बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसकी वजह से IC बढ़ जाता है। वैसे ICU का वैल्यू तो बहुत कम, और उसमें अगर वेरिएशन भी होगा तो माइक्रो एम्पियर में बहुत कम होगा, लेकिन बीटा से मल्टीप्लाई होता है। बीटा क्या है कि हमारे पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जिसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसकी वजह से दिक्कत आता है। तो यहाँ पर देख लें बीटा IB क्या है बताओ तो, I1 माइनस ID डायोड करंट प्लस 1 प्लस बीटा ICU, ठीक है। बीटा I1 माइनस बीटा ID प्लस बीटा ICU प्लस ICU, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ICU क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है कि नहीं है, और डायोड भी क्या है, रिवर्स बायस। ID क्या है, वो भी रिवर्स सैचुरेशन करंट है कि नहीं, दोनों ही रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अगर हम ऐसा करें कि डायोड और BJT दोनों को सेम मटेरियल से बनाएं और दोनों में सेम मटेरियल है, इसका मतलब ये है कि दोनों में रिवर्स सैचुरेशन करंट का टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो इफेक्टिव होगा वो दोनों में सेम होगा। तो एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर की वजह से ID वेरी हो रही है, उतनी ही हमारे पास क्या हो रही है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ICU वेरी हो रही है। तो ये दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब कौन सी दो टर्म इक्वल हो जाएगी, ये टर्म दोनों इक्वल हो जाएगी। बीटा ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ICU। दोनों में बीटा मल्टीप्लाई है दोनों में, और दोनों में चेंज क्या हो रहा है, दोनों में सेम है। तो ये दोनों चेंज सेम है, बीटा इंटू डेल ID चेंज, या फिर डायरेक्टली लिख दो डेल ID और बीटा ICU, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो टर्म क्या बच जाएगी, IC इक्वल टू क्या बच जाएगा, बीटा I1
प्लस ICU, ये टर्म बच जाएगी। ICU इज़ वेरी स्मॉल। अब ये 1 प्लस बीटा से इफेक्टेड नहीं है। अब ICU में कितना है टेम्परेचर वेरिएशन की इफेक्ट, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इफेक्ट आए, यहाँ पर 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई नहीं है, देखा। तो क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई था, तो वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो इसमें वेरिएशन आ रहा था ICU में, वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मान लो यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 मिली एम्पियर का वेरिएशन हो जाएगा। तो 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई में हटा दिया हमने, केवल कौन सी टर्म रहेगी, ICU की, दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर हम IC इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, बीटा I1 लिख सकते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। ICU इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास ICU का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो डायोड कंपनसेशन फॉर ICU, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो। तो लिखिएगा ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके पहले सारा ये लिख दीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखिएगा। इन दिस मेथड इफ BJT and diode both are designed for same material, then there will be same temperature effect. Therefore IC will be independent of temperature variation due to ICU. Yeah, IC will be independent of ICU due to the temperature variation. ठीक है, लिख दीजिए इसको। थर्ड मेथड है हमारे पास थर्मिस्टर कंपनसेशन। लिखिए ज़रा प्लीज़, थर्मिस्टर कंपनसेशन। देखो ये भी IC के वेरिएशन को रोकेगा, कैसे, देखिए ज़रा इसका डायग्राम बना लीजिए पहले। R2, यहाँ पे एक थर्मिस्टर कंपनसेशन, थर्मिस्टर लगा होता है RT, थर्मिस्टर का रजिस्टर RT, इधर से जो करंट आएगी वो IT, कौन सी करंट आएगी, IT, ठीक है। और अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करें, अब वापस बनाइएगा रीड्रो करके, क्योंकि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करेंगे। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RB VB, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर जब हम इनपुट लूप लगाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VE, ठीक है। VE क्या होगा, यहाँ से करंट आएगी I, VE होगा I प्लस IT, दो करंट जाएगी। VE क्या होगा, VE वोल्टेज होगा अक्रॉस द RE, I इंटू I प्लस IT इंटू RE, यही होगा ना, ठीक है। तो अब हम IB की वैल्यू निकालते हैं। IB की वैल्यू क्या है, VB माइनस, लूप लगाओगे ना, VB माइनस VE अपॉन RB, और VE इक्वल टू है हमारे पास I प्लस IT इंटू RE। और तीसरा फॉर्मूला IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। अब बात करते हैं वापस, थर्मिस्टर कंपनसेशन कैसे काम करता है, देखो ज़रा प्लीज़। थर्मिस्टर एक आपके पास हम मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में थर्मिस्टर ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं। तो थर्मिस्टर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है थर्मिस्टर, जहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मिस्टर में क्या होता है, थर्मिस्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है भाई साहब
कि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, ये होता है। ठीक है, जनरली बाकी से जितने भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल वगैरह रहते हैं वहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है वो देख लेते हैं। तो भाई साहब प्रॉब्लम ऐसा था, टेम्परेचर बढ़ता था तो उसकी वजह से ICU बढ़ता था, ICU बढ़ता था तो IC बढ़ता था, ऐसा ही था। तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, उसका दूसरा फैक्टर देख लो। दूसरा फैक्टर ये, टेम्परेचर बढ़ने से RT घटेगा, थर्मिस्टर रजिस्टर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर रजिस्टर घटेगा। इधर से कौन सी करंट आ रही है? IT करंट, रजिस्टेंस घटेगा तो IT बढ़ेगी। कौन सी करंट बढ़ेगी? IT बढ़ेगी। IT बढ़ेगी तो IT क्या है? अमीटर वोल्टेज VI प्लस IT, फॉर्मूला देखो उसका, इंटू RE, यही है। IT बढ़ेगी तो VE बढ़ेगा, और VE बढ़ेगा तो देखो IB घटेगा, VE बढ़ेगा तो IB घटेगा, IB घटेगा तो IC वापस घट जाएगा, IC वापस घट जाएगा। सो अल्टीमेटली IC क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ICU बढ़ेगा, IC बढ़ेगा। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से IC घट जाएगा। तो दोनों में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इफेक्ट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जितना इंक्रीमेंट इधर हो रहा है उतना ही डिक्रीमेंट इधर हो रहा है उसी रेट से। सो दैट IC क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा। और IC अगर कांस्टेंट हो जाए तो पावर लॉसेस इक्वल, और पावर लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और डिवाइस बहुत ही आराम से काम करती जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर लॉसेस के लिए जो हीट होगी, टेम्परेचर होगा, उसको ये आसानी से एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देगी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया ओवरऑल बाइसिंग्स और टेम्परेचर कंपनसेशन के मेथड्स, और ये बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली ये सब क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि BGT की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें एक्टिव रीजन में इसको ऑपरेट करा के एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, और एम्पलीफायर के लिए अभी हम बहुत सारा माथापड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कैसे भी करके स्टेबल बनाओ ऑपरेटिंग पॉइंट को, एक्टिव रीजन में रखो ताकि वो एम्पलीफायर की तरह काम कर सके। ठीक है, तो ये सब किसकी बातें हैं? DC एनालिसिस की बातें हैं, और DC एनालिसिस से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, और साथ ही साथ उसके बाद AC एनालिसिस करेंगे। AC एनालिसिस में क्या करेंगे? AC एनालिसिस में ये करेंगे कि जब हमें पता चल गया कि DC एनालिसिस में ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, इतना हमने बहुत सारा एफर्ट लगाया, इसको कैसे भी एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाया, अब उससे हमें गेन मिले, करंट गेन मिले, वोल्टेज गेन मिले, उसको हम कैलकुलेट करेंगे AC एनालिसिस में। ठीक है, तो ये है अभी इतना ही हमारे पास, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।